तो आज मैं अपने इस चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि अभी यूपी पीसीएस के मेंस का जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला था वो पेपर एक्चुअली में पोस्टपोन हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा नहीं, ये एक्चुअली में कोई टीचिंग वीडियो नहीं है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ जैसे आप हो, तो ये कोशिश करूँगा मैं प्रोग्रेस वीडियो होने वाली है, एक बात होने वाला है कि मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये अब मेरे प्रिपरेशन में एक कंटिन्यूटी लाने के लिए और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मैं इसको अपलोड करूँगा और आप लोग भी इससे कुछ सीख के कुछ मोटिवेट हो सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि मैंने आज क्या किया है कि मेंस का जो GS1 का पेपर होता है, इसमें GS1 में तो GS1 में जो पहला टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द salient aspects of आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब इसमें ये हमको समझ में आता है क्योंकि देखो ज़्यादातर को प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये एनालिसिस नहीं समझ में आती, मुझे जहाँ तक लगता है, और मुझे भी ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई देख रहा है जिसको कुछ इसमें कमी लगे तो बताना। तो इसमें मेरे समझ में आ रहा है कि ये जैसे बोल रहा है सेलिएंट एस्पेक्ट्स किसके चाहिए, सेलिएंट एस्पेक्ट्स आर्ट फॉर्म के, लिटरेचर के और आर्किटेक्चर के, कब से कब तक, एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो इसमें क्वेश्चंस जो आए हैं उसमें ये है, पहला जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है वैदिक लिटरेचर से। ठीक, वैदिक लिटरेचर जैसे स्मृति और श्रुति वाला जो ट्रेडिशन था वहाँ पे, तो उसमें जो अलग अलग धर्म सूत्र और वैदिक लिटरेचर बहुत बड़ा है ना, सारे वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए और उपनिषद हो गए, तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़नी है। ये बहुत बड़ा लिटरेचर है। तो इसके बारे में भी डिटेल तो नहीं पता है कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से सोर्स करना है, लेकिन मैं ये धीरे धीरे रिसर्च करके पढ़ता जाऊँगा और अपने नोट्स भी इस पर अपलोड करता जाऊँगा। आगे देखते हैं हम लोग, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल। तो इसमें क्या है कि जो नागर स्टाइल, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आता है कि नागर स्टाइल, जैसे टेम्पल बनाने के अलग अलग स्टाइल है, द्रविडियन स्टाइल है, नागर स्टाइल है और भी बहुत सारी स्टाइल है। तो उनमें जैसे ये है कि नागर स्टाइल का टेम्पल आपको दिखेगा, जैसे सोमनाथ का मंदिर है, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इस टाइप के मंदिर जो है ये नागर शैली के मंदिर है, ज़्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में लिखना है, कैसे उसमें मंडप होता है, फिर एक आगे एक एरिया होता है कॉरिडोर टाइप का, इस टाइप का, फिर गर्भगृह होता है, ऐसा। तो उसको पढ़ना है, उसको डिटेल में लिखना है। ये हम लोग को विजन की, एक मिनट, ये हमको विजन की मेंस नोट्स से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि यूपी हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। अब इसको एक्सप्लेन करना है, ये एक्चुअली में यूपी स्पेशल का भी पार्ट है। तो इसमें क्या करना है कि जैसे हम लोग जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो वो सारे सब्जेक्ट से एक्चुअली में कवर हो जाएगा। अगर जो लोग यूपी पीसीएस स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो ऑप्शनल को और GS1, GS2 और GS3 ये तीनों को मिला लें तो ये मैच करेगा हर जगह। देखो यूपीएससी में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा सिलेबस मैच नहीं करता कई बार, या हम लोग ढूंढते हैं इधर मिला उधर मिला, लेकिन यहाँ पूरा सिलेबस आपका ओवरलैप करेगा। यूपी स्पेशल में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा जो आपके जीएस में नहीं आ रहा है, और यूपी स्पेशल आप पढ़ोगे तो वो जीएस में ज़रूर उसके क्वेश्चन को देख के पढ़ना। इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यूपी स्पेशल से आया है ये क्वेश्चन, तो ये हमें आपको देखने को मिलेगा यूपी की हिस्ट्री में भी आएगा, यूपी के कल्चर में भी आएगा ये क्वेश्चन। तो ये GS1 में भी पूछ सकता है और ऑप्शनल में पूछ सकता है। तो अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस इन प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म। तो इस यूपी में 2 जगह हैं। अब देखिए आध्यात्मिक जो विरासत है वो यूपी को ही मिली है देश में सबसे ज़्यादा। तो उसमें सबसे पहला क्या हो सकता है कि जैसे बुद्धा ने ज्ञान तो बोध गया में लिया, लेकिन उस ज्ञान का सबसे पहला जो प्रोपगेशन था, जहाँ पे सबसे पहले शिक्षा दी उन्होंने, वो शिक्षा आकर के उन्होंने सारनाथ में दी, डियर पार्क में। उसके बाद उनका जो देहांत हुआ वो भी कुशीनगर में हुआ, वो भी यूपी में। तो कुछ फैक्ट गलत होंगे तो मतलब आप थोड़ा बेयर करना।
क्योंकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो ये जहाँ तक मुझे मोटी मोटा पता है, तो हमको ये पूरा एक स्टडी लिखना है कि कैसे वो उनका उनका जो एजुकेशन था, जो यहाँ पे उन्होंने टीचिंग्स दिया, उसका कैसे प्रिपरेशन हुआ आगे, और वो हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ें बदलता है आगे, और उस प्लेस को भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब ये पूरा यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन नहीं। आप किसी भी विजन की मेंस की नोटबुक उठा लो, मेंस 365 या फिर विजन की क्लास नोट्स, और वहाँ से पूरा छाप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा नहीं सोचना है। वाई गुप्ता पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये भी पूरे यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये आप मेंस के विजन के नोट्स या किसी भी कोचिंग के मेंस के नोट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वॉज डेजिग्नेटेड एज विश्वगुरु। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, यूपी पीसीएस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ना बहुत घुमावदार पूछता है। ये अभी मैं और भी डालूंगा आगे क्वेश्चन। ये तो GS1 का पहला जो टॉपिक है GS1 में, उसका है ये, सिर्फ 2018 से लेकर के उसके क्वेश्चन हैं सिर्फ। अभी आगे के भी आएंगे, जैसे ज्योग्राफी है और भी पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, वहाँ के भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं। तो ये आपको एक मिल जाएगा कि किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी, तो एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें क्या है कि अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कठिन है। यहाँ पे क्या है कि एंशिएंट इंडियन नॉलेज क्या है, और उसके बेसिस पे इंडिया को विश्वगुरु डेजिग्नेट किया जाता था। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हैं। हमें सबसे पहले तो दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो हमारी उपनिषदिक धारा जो है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। उपनिषद आज भी दुनिया को मार्ग दिखाते हैं, तो ये करंट एग्जाम्पल लेकर के हम पास्ट तक जाएंगे। उसके बाद इंडिया में एक और चीज़ थी, जैसे इंडिया का उस समय जब आप उपनिषद पढ़ोगे तो अलग अलग फ़िलॉसफी थी। जैसे पतंजलि का योग था, ठीक है। आज भी हम लोग योग को कितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और इंडिया की सॉफ्ट पावर को वो प्रोपगेट कर रहा है आगे। तो ऐसे ही अलग अलग फिलॉसफी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उनके नोट्स बनाने, वो मैं बना के डालूंगा भी। और अगर आपको भी कहीं से अगर मिलते हैं या किसी के पास है, तो आप अपने यहाँ पे शेयर कर सकते हो उसको। नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ द पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंशन द साइलेंट। अभी इस क्वेश्चन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मेरी पढ़ाई थोड़ी वीक है, लेकिन मैं ठीक करूँगा इसको। इन सब पे मैं एक नोट्स बनाऊँगा धीरे धीरे। इसके सोर्सेज मुझे पता करने हैं, अगर किसी को पता हो तो मेरी हेल्प करना जरूर। डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ना जियोलॉजिकल फीचर्स, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, ऋग वैदिक काल में जो जो रिवर्स मेंशन की गई थी, उनसे ही हम ज्योग्राफिकल फीचर्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में एक ब्राह्मण में लिखा है, जैसे सतपथ ब्राह्मण है शायद, उसमें लिखा है कि कैसे वो अग्नि से पूरा जो है फील्ड साफ करते गए और इधर गेंजेटिक प्लेन की तरफ, मतलब गंगा प्लेन की तरफ आगे बढ़ते गए। तो उस चीज़ को मैंने पढ़ा था एक बार कहीं पे। तो उसको, उस जैसे फैक्ट्स को हमको उठाना है। अब मतलब हमें ये क्या करना है कि जब हम वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे, वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए वैदिक लिटरेचर का यहाँ भी आ गया है एंशिएंट इंडियन नॉलेज, एक बार तो यहाँ क्वेश्चन आ गया, एक दूसरा यहाँ आ गया, और तीसरी बार यहाँ आ गया वैदिक लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कस द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं कि साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या क्या होगा इंडियन कल्चर का। तो इसमें हमारा जो एक आयुर्वेदिक पोर्शन है वो आएगा आयुर्वेदा में, क्योंकि वो थोड़ी साइंटिफिक चीज़ों की बात करता है। और भी हम देखेंगे कि जैसे हमारे इंडिया में जो भास्कराचार्य थे, या शुल्ब सूत्र है, या चरक संहिता है, इनके बारे में हमको बताना है। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत हेल्पफुल हो सकती है, अगर कोई कर सकता है तो BHU में एक वैदिक साइंस का कोर्स चलता है, वैदिक साइंसेस का कोर्स चलता है। अगर आप में से कोई बनारस का रहने वाला हो, तो ये यहाँ से अगर आप एक डेटा निकाल लोगे उनसे, उनके नोट्स, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, वैदिक साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, वैदिक सोशियोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और वैदिक साइंस भी पढ़ाते हैं। तो ये आपको एक बार वहाँ से पता करना होगा, बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे इससे, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जल्दी मिलेगा नहीं आपको। तो ये साइंटिफिक एस्पेक्ट ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि UPSC इस पर नहीं पूछता है क्वेश्चन। UPSC क्या है, वो कल्चरल एस्पेक्ट पर पूछता है कि वहाँ का कल्चर क्या था, और कल्चर क्या होता है, पहनावा और खाना पीना। तो साइंस वहाँ पे आप नहीं ढूंढ सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा यहाँ मेहनत है। नेक्स्ट पे आते हैं। थ्रो लाइट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सी अगेन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे पूछ रहा है,
और ये हमें हमें भी समझना है कि हमको भी अपनी एंशंट जो विज़डम है उसको आज के टाइम पे यूज़ करना है। जैसे आप देखोगे तो जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं जितने भी, वो अपने थिंकिंग का जो बेस है, अपनी आइडियोलॉजी का जो बेस है, वो बेस बनाते हैं ग्रीक थिंकर्स को। और हमारा क्या है कि हमारे हमारे जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर हैं, वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। एरिस्टोटल और प्लेटो और ये सब को ही हम लोग पढ़ते हैं। तो इंडिया के जो फिलोसफर्स हैं, जो इंडिया की जो फिलॉसफी है वैदिक काल की, जिसमें उपनिषद आते हैं, जिसमें जो 6 उपनिषद हैं, उसमें जैसे आपका योग का है और आपका न्याय दर्शन है, ठीक है, मीमांसा दर्शन। तो इसमें अलग अलग है, इसको पढ़ के और इसका एक साइंटिफिक वे बनाना चाहिए। आगे आते हैं, रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए, वैदिक के साथ साथ बुद्धिस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट है। जैन लिटरेचर अभी ज़्यादा नहीं पूछा है, लेकिन हमारा काम है जैन लिटरेचर को भी पढ़ना, क्योंकि वे हमको ये तो पता चलेगा कि बुद्धिस्ट लिटरेचर से और वैदिक लिटरेचर से क्या पूछ रहा है। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है तो ये बुद्धा हमेशा पीस की बात करते थे। जैन लिटरेचर से आएगा तो वो क्या बताएगा, एनिमल राइट्स के बारे में बताएगा, अपने आप को अपरिहार्य, अपने आप को कंट्रोल करने के बारे में, कि हमें जो है कैसे दया और करुणा के लिए अपने को भी अगर कष्ट देना पड़े तो हम देंगे, लेकिन हम किसी का क्षति नहीं करेंगे। तो ये कैसे जो है ह्यूमन रेस को आगे बढ़ने के लिए एक दिशा दे सकता है, हमें वो पढ़ना है। तो जैसे यहाँ बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें वर्ल्ड पीस की बात की गई, कैसे चलना है। तो बुद्धा का मध्यम मार्ग होता था और बाकी जो अष्टांगिक मार्ग होता था उस पर। तो हमें हर चीज़ सही करनी है, पहली चीज़ वो 8 मार्ग में जो बताए गए हैं। और दूसरा है कि हमें मध्य मार्ग चुनना है अगर कभी रास्ता ना मिले तो, जो कि यूजुअली होता भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं, जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज कल्चरल रीजन। अब देखिए, बुंदेलखंड यूपी में हमेशा न्यूज़ में रहता है, कभी यहाँ पानी की प्रॉब्लम की बात रहती है। यहाँ का कल्चर अपने आप में भी बहुत गौरवान्वित करने वाला है। तो इसको जो है कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसको पढ़ने के साथ साथ फोकस करना है वाराणसी पे, क्योंकि वाराणसी भी कल्चरल भूमि है। यहाँ पे आपको शिवा मिलेंगे, यहाँ आपको बुद्धा मिलेंगे, तो इनको भूलना नहीं है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी, वाराणसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, और मैं कुछ चीज़ें नहीं भी एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में अभी मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं अपनी बस बातें शेयर कर रहा हूँ। और अगर कोई अपनी उसमें आपको लगता है कुछ की कमी है तो आप बिल्कुल पॉइंट आउट करें, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। डिस्क्राइब, नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्क्राइब कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया। अब प्रयागराज का देखिए, एंशिएंट इंडिया में क्या है कि प्रयागराज तो संगम है। संगम है तो जो भी जगह जहाँ पे दो नदियाँ मिलेंगी या कुछ नदियों का समागम होगा, वो जगह ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाएगी, चाहे जहाँ भी हो, चाहे एक दुनिया में कहीं हो, क्योंकि नदी जो है वो हमेशा शहर बसाती है अपने किनारे, और जो जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं उनका कल्चरल एस्पेक्ट हमेशा बढ़ जाता है। तो कुंभ का यहाँ पे जो है हमेशा यहाँ पे महाकुंभ होता है, तो कुंभ को आपको यहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेन करना है। ये यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग 600 to 300 BC। अब ये बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है, ये बात कर रहा है लेटर वैदिक पीरियड की। इस टाइम क्या हुआ था कि जब ये लोहे की खोज हुई तो लोहे के हथियार बनने लगे। अब जैसे मान लो कि लोहा आपके पास नहीं है तो कोई मजबूत धातु है नहीं, जब मजबूत धातु आपके पास नहीं तो आप जंगल की सफाई नहीं कर पाओगे। भाई लोहा नहीं होगा आपके पास, अगर एल्युमिनियम की चीज़ में दे दूँ तो उससे आप कितने काम कर लोगे, या और भी चीज़ कोई हल्की चीज़ दे दूँ जो लोहे के पहले जैसे टीन होता था और वो ब्रॉन्ज़ होता था, ब्रॉन्ज़ से आप कितना चीज़ें काट लोगे, कितना आप चीज़ें तैयार कर लोगे। लेकिन लोहा क्या है, ऐसी मजबूत चीज़ थी, तो उससे जब प्लाव बनाया गया तो वो प्लाव भी अच्छा फसल को, खेत को तैयार करता था, जंगल भी उससे अच्छे साफ़ होने लगे। तो इससे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, जब फास्ट काम होने लगा। तो ये क्या है, वहाँ पे एक आप पढ़ेंगे, ओझा सर की भी लेक्चर में बताया गया है कि अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अर्ली वैदिक पीरियड के लोग नोमैडिक होते थे और लेटर वैदिक पीरियड के लोग सेटल्ड हो गए एक जगह। यहाँ पे कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी राजा के पास, यहाँ पे राजा के पास क्या था, स्टैंडिंग आर्मी थी। फिर यहाँ जो है राजा को चुना जाता था कैसे, सभा और समिति के द्वारा, डेमोक्रेसी से।
ठीक है, राजा को, क्योंकि राजा के पास पावर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, राजा के पास पावर ज़्यादा आने लगी, तो किंग जो है वो पावरफुल होने लगा। ये सब चीज़ें पढ़नी है और इसमें इन्हीं चीज़ों को लिखना है कि कैसे डेवलपमेंट है, क्योंकि जब खेती स्थिर हो जाएगी तो आप भी उस जगह रुकेंगे। तो यहाँ पे जब खेती करने लगे तो लोग यहाँ पे ठहरना शुरू किए। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। देखिए वैदिक काल में बहुत क्वेश्चन पूछा इन लोगों ने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वैदिक काल को ही ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि वैदिक काल को पढ़ना है, एक बार आप डिटेल उठाइए, पूरा पढ़ डालिए और नोट्स बना के रख दीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएस क्या है, अभी नया नया मेंस लेना स्टार्ट कर रहा है। तो यूपीपीसीएस को हो सकता है कि धीरे धीरे चीज़ों को समझने में समय लगे और वो यूपीएससी से कुछ चीज़ें कॉपी भी करेगा। तो हमें क्या करना है कि यूपीएससी को भी ध्यान में रख के पढ़ना है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है। यूपीएससी थोड़ा अलग विषय है, तो हमको उसमें फंसना नहीं है, उससे हमको डिराइव करना है। अगर हम यूपीपीसीएस को बहुत टारगेट लेके चल रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा अगर आप कर सकते हैं तो आप यूपीपीसीएस पे ही टारगेट करो, बेटर है, बेस्ट है। इसमें ऑप्शनल जो है, क्योंकि आप यूपीएससी बिना ऑप्शनल के नहीं दे सकते, तो ऑप्शनल यूपीपीसीएस में अगर यूपी स्पेशल है तो इसको ही पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि इसमें टॉप कर जाए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन कल्चर इज़ अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एनालाइज लॉजिकली बाय गिविंग सूटेबल इलस्ट्रेशन। अब इसमें क्या है कि आप इसको एंशियंट टाइम से उठाओ आंसर को, कि उस ज़माने में क्या क्या था। तो उस ज़माने में वैदिक पीपल थे और बहुत सारे लोग थे जो वैदिक नहीं थे, तो उनके बीच में एक शांति व्यवस्था थी। वॉर्स वगैरह की बातें होती आ रही इंवेजन के टाइम में, लेकिन अभी उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। फिर आप आगे आओगे तो बुद्धा है, मतलब वैदिक पीपल और बुद्धिस्ट, फिर जैनिज़्म, इन तीनों का जो है एक मेल्टिंग पॉट बना इंडिया में। आइडियाज़ आते गए। अब ये आइडियाज़ क्यों आते गए, तो इसका बेस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन की उपनिषदिक धारा है वो हमें इस तरीके से सोचने का एक थॉट प्रोसेस देती है कि और भी जो वैरायटी ऑफ थॉट्स हैं उनको सुनना चाहिए। जैसे बुद्धा है, बुद्धा कहते हैं कि शून्य है, तो शून्यवाद को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम किसी चीज़ को नकार नहीं सकते। वेदा में भी एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन उसमें यह है कि सत्य जो है किसी भी दिशा से आए उसको ग्रहण करना चाहिए। तो और भी एक है, एकम सत्वक विप्राह बहुधा, सत्य एक ही है लेकिन भगवान, सत्य एक ही लेकिन गुरुओं ने और साधुओं ने उसको अलग अलग नामों से कहा है। तो उससे भी हमको सीखने को मिलता है कि हम लोग वननेस में बिलीव करते हैं, लेकिन वो वननेस हमारी फोर्स्ड वननेस नहीं है, वो वननेस है सबसे डिराइव की हुई। तो यहाँ से अभी थोड़ी मेरी स्टडी वीक आपको दिख रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर कि मैं धीरे धीरे इसको ठीक करूँगा और वो आपको यहाँ पे दिखेगा भी, मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे अपने नोट्स। नेक्स्ट चलते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाउन प्लानिंग ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये एकदम पेट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हरप्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग क्या थी कि भाई वहाँ पे जो रोड बनी होती थी वैसे क्रॉसवे पे 90 डिग्री के एंगल पे बनी होती थी। ठीक है, रोड के किनारे किनारे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे मेन होल बना होता था, अंदर अंदर सीवर की लाइन बहती थी नीचे नीचे, जैसे ये नाली है। ठीक है, तो ये ऐसे समझो कि ये नीचे वाला, ये नीचे का हिस्सा उसका, ठीक है, जहाँ पे कचरा बह रहा है, और इसको जिप्सम के अंदर से लेयरिंग की जाती थी ताकि ये जो है इसमें से क्लियर हो जाए। अच्छा, तो इससे क्या होता था कि ये पूरा, मतलब जैसे आज भी आप देखोगे तो इसी तरह से सिस्टम बनता है, अंदर अंदर सीवेज होता है, ऊपर मेन होल लगाया जाता है। ये सब उस ज़माने में बहुत प्रेवलेंट था। दूसरी थी बेक्ड ब्रिक्स। बेक्ड ब्रिक्स, उसमें क्या था कि जो ईंट होती थी, ईंट को पकाया जाता था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस ईंट को केवल पकाया नहीं जाता था, उस ईंट की एक माप भी होती थी, एक उसकी मेजरमेंट होती थी। तो ये सोचो कि वहाँ के लोगों को इतना पता था कि हमको कोई भी चीज़ बनानी है तो मेजर करके बनानी है। ठीक है, ये था। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें मतलब मैं नोट्स अपने शेयर कर दूंगा बाद में, ये आप पढ़ सकते हो। इसके बाद पहले मैं पूरे सिलेबस को मतलब क्वेश्चंस बना बना के दूंगा, और इस क्वेश्चंस को जितना मुझे समझ में आता है उतना डिस्कस करूँगा। बाद में फिर जैसे जैसे और समझ बढ़ती जाएगी हम लोग इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ इंडिया बीइंग अ कंपोजिट कल्चर सोसाइटी। अब ये देखिए, बहुत ही ये पूरे सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आपका ब्रेन जो है कि थिंकिंग अगर वैसा है तो इसको बहुत अच्छे से सोचा जा सकता है कि जितनी भी कंट्रीज़ जो ग्रो कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ में मल्टी कल्चरलिज्म दिखता है।
भले ही जो भी आज लोग कहें, लेकिन यूएस को आप देखिए तो वो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी होने की वजह से ही इतना ऊपर उठ रहा है। आप अगर ब्रिटेन में जाएँ, जो सोसाइटी ऊपर है वो मल्टीकल्चरल रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग दुनिया को ये बता नहीं पा रहे हैं कि इतने हज़ारों सालों से हम लोग मल्टीकल्चरल हैं आपस में। हर एक आदमी को छूटा है, मैं बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई आता है तो मना ही नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आपस में ही एक सोसाइटी में फ्रीडम है कि आप किसी भी को मान सकते हैं। आप अपने घर में देखो, बहुत सारी पूजा होती है आपके घर में जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते। होती है, जैसे जूतिया की पूजा होती है, उसमें मम्मी, जैसे ये करवा चौथ होता है, उसमें मम्मी व्रत रहती है पापा की। तो अलग अलग त्यौहार हैं और हर व्यक्ति उसको मना रहा है। और मतलब कहने का है कि कुछ पूजा है जिसको जैसे आपको कह दिया जाए कि ये व्रत आप ही को करना है, तो क्या है, पर्सन स्पेसिफिक भी है, तो पहले से ही पता है कि अच्छा ये चीज़ मेरा है, ये उनको करना है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी धारा में पढ़ना चाहता है, किसी धारा में पूजा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होती। किसी चीज़ को सब पे नहीं थोपा जाता। इसलिए यहाँ पे मल्टीकल्चरलिज्म इंडिविजुअलिज्म की वजह से है। और उसी तरह से धीरे धीरे क्या होता है कि एक सोसाइटी में डेवलपमेंट होते होते एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़ती रहती है। जैसे ज्यूस का एग्जांपल है, बहुत सारी कम्युनिटी का एग्जांपल। तो इंडिया में क्या है, कंपोजिट कल्चर बनता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट से और एक दूसरे को आगे बढ़ने देने के मौके से। जैसे यहाँ पे जितनी मस्जिद दुनिया में, शायद दूसरी सबसे ज़्यादा मस्जिद दुनिया में दूसरे नंबर पे भारत में है। और चर्चेज़ भी हैं, पुराने से पुराने चर्चेज़ हैं, कभी उनको तोड़ा नहीं गया, कभी उनको नुकसान नहीं किया गया। तो क्या है, हम दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो कमज़ोर हैं, जो ईरानी लोग थे, पारसी थे, वो यहाँ आए तो उनको हमने प्रोटेक्ट भी किया, उनको फिर ग्रो करने का उनको मौका भी दिया, उनको ज़मीन दी, उनको उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप दिए कि आप यहाँ पूजा करो, जैसे भी करते हो, जो बनाना है बनाओ। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल बनाने होंगे। अभी मेरे पास इनके एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं इनको अपने नोट्स में धीरे धीरे इंक्लूड करूँगा, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या क्या करना है। नेक्स्ट चलते हैं। डज इंडिविजुअल मोरालिटी हैव अ बियरिंग इफेक्ट ऑन डिसीजन ऑफ द पब्लिक लाइफ। अब ये भी एक थोड़ा थॉटफुल क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल मोरालिटी क्या होती है, और उसका जो है उसके इंडिविजुअल मोरालिटी से जो वो डिसीजन लेता है, उसका इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये बात सही है कि इंडिविजुअल लाइफ अगर पर्सनल स्पेस में हो, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, तो आप अपने घर में अगर कुछ काम कर रहे हैं और मैं नहीं देख सकता उसको, ऑब्वियसली वो आपका प्राइवेट एरिया है, तो उसका मेरे लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ सकता। लेकिन जो पब्लिक स्फेयर में लाइफ है, वहाँ पे आपका अगर कोई, जहाँ पे एक एरिया को हम दोनों शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इफेक्ट मेरे ऊपर और मेरा इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम तो इस बात को जब लिखेंगे तो ये बताएं कि हाँ ठीक है, इंडिविजुअल मोरालिटी जो है वो पब्लिक लाइफ पे असर डालती है, वेदर वो ऐसा इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन वो असर तो डालेगी। तो उसके एग्जांपल्स देने हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप देखिए, जो हमारे रिलीजन पे कभी कभी जो है कॉमेडी होती है, तो वो क्या है कि वो इंडिविजुअल मोरालिटी है, एक ग्रुप की इंडिविजुअल मोरालिटी से। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये सार्केज़म का इशू हो सकता है। तो लेकिन क्या होता है, जब वो पब्लिक लाइफ में आता है, जब वो यूट्यूब पे है, तो उसको आप भी देख रहे हैं, लेकिन आप एक रिलीजियस व्यक्ति हो सकते हैं, तो आपके लिए वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं उसके लिए आपको सार्केज़म हो सकता है ना लगे वो चीज़। तो क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज़ का असर पड़ता है। तो इसको भी कुछ ऐसे ही लिखा जा सकता है। तो मेरी तो इतनी समझ थी, तो मैंने बता दी। अब आगे पढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप देखिए, कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखिए, और अगर कुछ सिखा सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, अपनी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।